साल 1959 था। तिब्बत में पॉलिटिकल टर्मोइल शुरू हो गई थी क्योंकि चाइना ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी, ऑटोनॉमी के वादों को डायरेक्ट कंट्रोल में बदल दिया था। दलाई लामा, तिब्बत के रिवेयर्ड लीडर, एक कल्चर के प्रतीक बन गए थे जिस पर हमला हो रहा था। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर नेहरू एक डिलेमा में थे, नॉन इंटरफेरेंस को बनाए रखें और तिब्बत को छोड़ने का रिस्क लें या रिफ्यूज दें और चाइना के गुस्से का रिस्क लें। नेहरू के एशियन सॉलिडारिटी के आइडियल्स चाइनीज एग्रेशन की रियलिटी से टकरा रहे थे। इंडियन पब्लिक शेयर्ड हेरिटेज की सदियों से प्रभावित होकर नेहरू पर एक्ट करने का प्रेशर डाल रही थी। मार्च में दलाई लामा को अबडक्ट करने की चाइनीज प्लॉट की अफवाहों ने ल्हासा में एक मैसिव अपराइजिंग को जन्म दिया। चाइनीज मिलिट्री ने फोर्स के साथ जवाब दिया और दलाई लामा की जान ग्रेव डेंजर में थी। तिब्बत में रहना अब एक ऑप्शन नहीं था। चॉइस साफ थी, कैप्चर या एस्केप। डिसीजन ले लिया गया, तिब्बत के लीडर अपनी होमलैंड से भाग जाएंगे। नेहरू देखते रहे, जानते हुए कि उनका अगला कदम इंडिया के फ्यूचर को शेप देगा। दुनिया यह देखने का इंतजार कर रही थी कि क्या इंडिया अपने दरवाजे खोलेगा। तिब्बत और रीजन का भाग्य अधर में लटका था। नेहरू के डिसीजन का मोमेंट आ गया था। 17 मार्च 1959 को एक सोल्जर के भेष में दलाई लामा पोटाला पैलेस से चुपचाप निकल गए। उनका एस्केप हिमालय के पार एक पेरिलस जर्नी, करेज और सीक्रेसी का एक फीट था। 2 हफ्तों के बाद वे और उनकी पार्टी इंडियन बॉर्डर पर पहुंचे, थके हुए लेकिन जिंदा। 31 मार्च को इंडियन ऑफिशियल्स ने खेनजिमने पास पर उनका स्वागत किया। दलाई लामा के आने की खबर ग्लोबल हेडलाइंस में छा गई। वह अब रेजिस्टेंस का एक सिंबल थे। नेहरू ने उन्हें असाइलम दिया, ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज को डिप्लोमेटिक कॉशन के साथ बैलेंस करते हुए। इंडिया ने सेफ्टी दी लेकिन पॉलिटिकल एजिटेशन के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया। दलाई लामा पहले मसूरी में बसे, फिर धर्मशाला में। नेहरू की केयरफुल डिप्लोमेसी ने दशकों तक इंडिया की तिब्बत पॉलिसी का टोन सेट किया। तिब्बत के लिए एक नया चैप्टर शुरू हुआ, एग्जाइल में लिखा गया।